राजा की सांवली पुत्री। एक समय की बात है, परीलोक में राजा प्रद्युम्न और उनकी पत्नी कमलावती रहा करते थे। आज राजा प्रद्युम्न चिंता में अपने कक्ष में इधर से उधर घूम रहे थे कि तभी वहाँ पर दासी आती है और कहती है, महाराज, आपकी एक नहीं बल्कि 2 संतानें हुई हैं। 2 बहुत ही सुंदर परियों ने जन्म लिया है। अरे वाह, हम तो एक संतान की अपेक्षा कर रहे थे और हमें 2 प्राप्त हो गई। राजा खुशी के मारे रानी के पास जाते हैं, परंतु जैसे ही उनकी नजर दोनों राजकुमारी पर पड़ती है तो वो खुश भी होते हैं और दुखी भी, क्योंकि उनकी एक पुत्री बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और एक पुत्री का रंग बहुत ही फीका और ढला हुआ था। फिर राजा प्रद्युम्न अपनी दोनों बेटियों का नामकरण करते हैं। हमारी छोटी बेटी चांद जैसी सुंदर है, इसका मुख अत्यंत आकर्षक है, इसलिए हम इसका नाम मोहिनी रखते हैं और हमारी दूसरी बेटी का नाम अर्पणा रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों राजकुमारियां बाल अवस्था में आ जाती है। जहां मोहिनी को अपने रंग रूप पर घमंड था, वहीं अर्पणा बहुत ही शांत स्वभाव की परी थी, परंतु सुंदर होने के कारण मोहिनी की हर बात मानी जाती थी। ऐसे ही एक दिन जब अर्पणा परी परीलोक में घूम रही होती है तो वो दूसरी बड़ी परियों के हाथ में छड़ी देखती है, जिसके बाद वो राजा प्रद्युम्न के पास जाती है और कहती है, पिताश्री, मैंने परीलोक में परियों के पास बहुत ही सुंदर सुंदर और जादुई छड़ियाँ देखी है। क्या मुझे भी एक जादुई छड़ी मिल सकती है? देखो अर्पणा, ये छड़ियाँ ऐसे नहीं मिलती, ये छड़ियाँ जादुई होती है, इसलिए जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें ये छड़ी मिलेगी, पर उसके लिए अभी तुम्हें इंतजार करना होगा। ये सारी बात मोहिनी सुन लेती है और अपने पिताश्री से कहती है, पिताश्री, मुझे एक जादुई छड़ी चाहिए, कृपया करके मुझे एक जादुई छड़ी दिलवा दीजिए ना। मेरा बहुत मन है जादुई छड़ी से खेलने का। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर हमारी प्यारी बेटी जिद करे और हम पूरी भी ना करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कहकर राजा प्रद्युम्न मोहिनी को एक बहुत ही सुंदर छड़ी दिलवा देते हैं। ये देखकर अर्पणा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और परीलोक के जंगल में चली जाती है। अर्पणा को जानवरों से बहुत ही प्यार था। वो अक्सर ही पशु पक्षियों, मछलियों आदि को खाना दिया करती थी तथा उनके साथ समय बिताया करती थी। जो प्यार अर्पणा को उसके माता पिता और माँ के नहीं दे पाते थे, वो उस प्यार को जानवरों में ढूंढती थी। ऐसे ही एक दिन मोहिनी अपने राजमहल के बगीचे में घूम रही होती है कि तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है, जिसका एक तरफ का चेहरा जला हुआ था, जिसे देखकर मोहिनी जोर से चिल्लाती है। मोहिनी की आवाज सुनकर राजा वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद मोहिनी कहती है, पिताश्री, देखिए ना, ये बच्चा कितना डरावना है, इसे यहाँ से जल्दी से भगा दीजिए। तभी उस बच्चे का पिता यानी कि उस बगीचे का माली वहाँ आ जाता है और कहता है, हमें माफ कर दीजिए महाराज, ये मेरा पुत्र है, इसका चेहरा एक दुर्घटना में जल गया था, तब से ये ऐसा है, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम्हारे इस बेटे की वजह से हमारी बेटी कितना डर गई है, तुम्हें पता भी है। आज के आज यहाँ से निकल जाओ, मैं नहीं चाहता कि आज के बाद तुम या तुम्हारा बेटा यहाँ दिखे। परंतु पिताश्री, इसमें इस माली या फिर इसके बेटे की क्या गलती है? चुप रहो अर्पणा, तुम देख नहीं रही अपनी बहन की हालत, कितना डर गई है वो। अर्पणा कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, परंतु अपने पिता के आगे वो कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों राजकुमारियां जवान हो जाती है। एक दिन राजा प्रद्युम्न रानी कमलावती के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, महारानी, आज हमारे दोस्त सूर्य प्रताप के बेटे सुरेश्वर हमारे महल में पधारने वाले हैं, तुम हमारी बेटी को तैयार रखना, वो लोग हमसे रिश्तेदारी के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, मैं मोहिनी को बता दूंगी कि वो तैयार रहे। परंतु हमारी बड़ी बेटी तो अर्पणा है ना, इस हिसाब से हमें पहले शादी तो उसी की करनी चाहिए। महाराज, आप भी ये जानते हैं कि अर्पणा दिखने में कैसी है। अगर वो राजकुमार सुरेश्वर को पसंद नहीं आई तो हमारे हाथ से इतना अच्छा रिश्ता चला जाएगा। इससे अच्छा है क्या मोहिनी से सुरेश्वर को मिलाए। राजा प्रद्युम्न रानी कमलावती की बातें मान लेता है। उसी दिन अर्पणा नदी किनारे मछलियों को खाना डाल रही थी और उसी जंगल से राजकुमार सुरेश्वर गुजर रहे थे। वो बहुत ही दयालु और प्रकृति प्रेमी थे। एक परी को एकांत में ऐसे पशु पक्षियों के साथ में समय बिताते, उनकी देखभाल करते देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और वो राजकुमारी अर्पणा के पास जाते हैं। लगता है आपको पशु पक्षियों से प्रेम है।
बहुत। आखिर यही तो है जो मेरी हर बात समझते हैं। मुझे मेरे रूप की वजह से नहीं बल्कि मेरे व्यवहार की वजह से पसंद करते हैं। पर आप कौन हैं? आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं राजा सूर्य प्रताप का बेटा हूँ। वह इस जगह के राजा के मित्र हैं। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। आप यहाँ आने वाले हैं, इस बारे में पिताश्री ने कुछ बताया ही नहीं। आप राजमहल चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुरेश्वर अपने घोड़े पर बैठकर राजमहल पहुँच जाता है, परंतु उसके दिमाग में अभी भी राजकुमारी अर्पणा की ही तस्वीर चल रही थी। राजकुमार सुरेश्वर को हमेशा से ही अपने लिए एक ऐसी ही दयालु प्रकृति प्रेमी लड़की चाहिए थी। जैसे ही वो राजमहल पहुँचते हैं, उनकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है और फिर उन्हें राजकुमारी मोहिनी से मिलाया जाता है, जिसका रूप देखकर राजकुमार बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और राजकुमार सुरेश्वर को लगता है कि ये भी अपनी बहन की ही तरह दयालु और सरल होगी। इसके बाद राजकुमारी मोहिनी सुरेश्वर का हाथ पकड़ उसे राजमहल के बगीचे में ले आती है और उससे प्रेम की बातें करने लगती है कि तभी एक चिड़िया राजकुमारी मोहिनी के ऊपर बीट कर देती है, जिससे गुस्से में आकर राजकुमारी मोहिनी अपनी छड़ी घुमाती है और उस बेजुबान की जान ले लेती है। यह आपने क्या किया? आपने देखा नहीं? उस चिड़िया ने मेरे बाल खराब कर दिए। मैं इस परीलोक की राजकुमारी हूँ और कोई मेरे साथ गुस्ताखी करे ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तभी वहाँ पर अर्पणा आ जाती है और उस चिड़िया को अपने हाथ में लेकर कहती है, अरे इसे क्या हो गया? मुझे इसे पानी देना चाहिए। अब कोई फायदा नहीं है, ये मर चुकी है। हाँ मुझे पता है। अब इस चिड़िया के लिए तुम रोना धोना शुरू कर दोगी, इसलिए मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। ऐसा कहकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है और राजकुमार सुरेश्वर अर्पणा को सारी बात बताते हैं। इसके बाद अर्पणा कहती है, पता नहीं ये मोहिनी ये सब क्यों करती है। अपने गुस्से और स्वार्थ में किसी भी बेजुबान की जान ले लेती है। आखिर इसकी क्या ही गलती थी जो इसने इस बेचारी की जान ले ली। उस छोटी सी चिड़िया के लिए अर्पणा की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार सुरेश्वर अर्पणा को अपना दिल दे बैठते हैं और फिर महल आते ही मोहिनी और अर्पणा के बारे में राजा प्रद्युम्न को सारी बात बताते हैं। देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आपने जो मेरे लिए लड़की चुनी होगी वह सही होगी, परंतु मैं केवल राजकुमारी अर्पणा से ही शादी करना चाहता हूँ। उनका कोमल हृदय, हर किसी के प्रति दया भाव, मैं हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहता था। मोहिनी से मैं शादी नहीं कर सकता। वह एक ऐसी लड़की है जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। इसमें शायद मोहिनी की ही नहीं बल्कि हमारी भी गलती है। हमने ही शुरुआत से उसे रोका नहीं। वह अपनी खूबसूरती के घमंड में हर किसी के साथ गलत करती रही और हमने उसका साथ दिया, पर अब हमें पछतावा हो रहा है। ऐसा कहकर राजा प्रद्युम्न दुखी हो जाते हैं और अब रानी कमलावती को भी अपने किए पर पछतावा होता है। फिर जब मोहिनी को पता चलता है कि राजकुमार सुरेश्वर ने उसकी जगह उसकी बहन को पसंद किया है, तो उसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। और फिर कुछ ही दिनों बाद राजकुमार सुरेश्वर और राजकुमारी अर्पणा की शादी हो जाती है और वो अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं। गरीब लड़की की मकर संक्रांति। ये कहानी है 10 वर्षीय गरीब लड़की आंचल की, जो अपनी माँ सविता के साथ दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। जनवरी का सर्द महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आंचल की माँ सविता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। उनका गुजारा बड़ी ही मुश्किल से हो पाता था। आंचल की माँ सविता के पास एक शॉल थी जो कई जगह से फटी हुई थी। वो उसी शॉल को ओढ़कर सुबह सुबह कड़ाके के ठंड में काम पर जाया करती थी। ये देखकर आंचल को बहुत दुख होता था। काश मैं माँ को एक नई शॉल खरीद कर दे पाती। बेचारी इतनी ठंड में सुबह सुबह फटी पुरानी शॉल ओढ़कर काम पर चली जाती है, कहीं माँ बीमार न पड़ जाए। आंचल अपनी माँ के लिए नई शॉल खरीदने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर रंग बिरंगे फूल बेचा करती थी, लेकिन उससे कुछ ही फूल बिक पाते थे। 2 दिन बाद मकर संक्रांति थी। तब आंचल ने सोचा, इन फूलों को बेचकर मात्र 40 रुपए ही जुड़ पाए हैं। इन पैसों से माँ के लिए नई शॉल नहीं आ पाएगी। क्यों न मैं रंग बिरंगे कागजों के पतंग बनाकर बेचूं? मकर संक्रांति आने वाली है, क्या पता पतंग बेचकर मुझे ज्यादा पैसे मिल जाए। ऐसा सोचकर आंचल रंग बिरंगे कागजों से पतंग बनाने में जुट गई।
जब आंचल की माँ सविता काम पर से घर लौटी तो आंचल को पतंग बनाते देख बोली, अरे बिटिया, ये तुम इतनी सारी पतंगे क्यों बना रही हो? माँ, 2 दिन बाद मकर संक्रांति है ना, इसलिए मैं पतंगे बनाकर बेचूंगी। देखना माँ, मेरी पतंग सारी बिक जाएगी। बिटिया, ये सब करने की तुझे क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, तुम बस घर पर आराम करो। पता है ना बाहर कितनी ठंड है? माँ, बाहर तो ठंड बहुत है। आप भी तो सुबह सवेरे इतनी ठंड में काम पर निकल जाती हो। अगर आप बीमार हो गई तो? तू मेरी फिक्र मत कर बिटिया, मुझे कुछ नहीं होगा। काम करूंगी तभी तो 2 पैसे घर में आएंगे ना। अच्छा, बातें बहुत हो गई। सुबह से कुछ खाया कि नहीं तूने? माँ, वो पतंग बनाने में खाने का ध्यान ही नहीं रहा। हाँ, मुझे सब पता है, तुम खाने पीने पर जरा भी ध्यान नहीं देती। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले। आज मालकिन के घर दावत थी, उन्होंने दावत में बचा हुआ खाना दिया है, मैं गरम कर देती हूँ। सविता ने चूल्हे पर खाना गरम किया। उसके बाद अपने हाथों से बेटी आंचल को खाना खिलाया। खाना खाकर दोनों माँ बेटी बातें करते करते सो गई। फिर अगली सुबह होते ही आंचल माँ सविता के काम पर चले जाने के बाद रंग बिरंगी पतंगे हाथ में लेकर उन्हें बेचने निकल पड़ी। पतंग ले लो, पतंग, रंग बिरंगी पतंग ले लो। आंचल काफी देर से यहाँ वहाँ सड़कों पर भटक रही थी, पर उसका एक भी पतंग नहीं बिका। तभी उसे सामने से एक सेठ आता हुआ दिखाई दिया। तब आंचल बोली, पतंग ले लो। सेठ जी, देखो तो कितनी सुंदर पतंग है, ले लो ना सेठ जी। तभी वो सेठ गुस्से से बोला, चल दूर हट, मुझे नहीं चाहिए तेरी कोई पतंग। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं भिखारी लोग, चले जाए यहाँ से। प्लीज सेठ जी, कम से कम एक पतंग तो खरीद लो। मैंने अपने हाथों से खुद बनाया है, सिर्फ 5 रुपए की है। दुकान पर यही पतंग आपको 20 रुपए की मिलेगी। अरे सुबह सुबह क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है? एक बार कह दिया ना, नहीं चाहिए मुझे तेरी सड़ी पतंग, चल भाग यहाँ से। ये कहते हुए सेठ आंचल को भला बुरा कहते हुए वहाँ से चला गया। वही आंचल अपना एक भी पतंग ना बिकता देख बहुत दुखी हो गई। हे भगवान, मकर संक्रांति में सिर्फ एक ही दिन बचा है, मेरी अभी तक एक भी पतंग नहीं बिकी। सोचा था पतंग बेचकर जो पैसे भी मिलेंगे उन पैसों से माँ के लिए नई शॉल खरीदूंगी। ये कहते हुए आंचल दुखी होते हुए रंग बिरंगे पतंगों को लेकर सिग्नल पर खड़ी हो गई। धीरे धीरे शाम भी हो चली थी, लेकिन किसी ने भी उसका एक भी पतंग नहीं खरीदा और वो उदास मन घर की ओर जाने लगी। जब वो घर पहुंची तब तक उसकी माँ सविता भी काम से वापस लौट चुकी थी। आंचल का उदास चेहरा देखकर सविता सब समझ गई। क्या हुआ बिटिया, आज तेरी एक भी पतंग नहीं बिकी? नहीं माँ, आज मेरी एक भी पतंग नहीं बिकी। सारा दिन भर मैं यहाँ वहाँ भटकती रही, मगर किसी ने भी मुझसे पतंग नहीं खरीदी। दिल छोटा नहीं करते बिटिया, अभी तो कल का दिन भी बाकी है। देखना, कल तेरी सारी पतंगे बिक जाएगी, मेरा दिल कहता है। माँ की बात सुन आंचल रोते रोते चुप हो गई। तब सविता बोली, अच्छा ये देख तो मैं तेरे लिए आज क्या लेकर आई हूँ, तेरी मनपसंद गर्मा गर्म जलेबियाँ। चल जल्दी से खा ले वरना ठंडी हो जाएगी। गर्मा गर्म जलेबियाँ देखकर आंचल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बड़े ही चाव से उसने जलेबियाँ खाई। फिर अगली सुबह एक नई उमंग के साथ आंचल अपनी रंग बिरंगी पतंगे लेकर बाजार पहुंची। अभी वो बाजार में घूम रही थी कि तभी एक 6 वर्ष का लड़का जिसका नाम चिंटू था अपनी माँ के साथ बाजार घूमने आया था। उस लड़के की माँ दुकान से सामान लेने में व्यस्त थी। रंग बिरंगे पतंगों को देखकर चिंटू आकर्षित होकर आंचल के पास गया और बोला, अरे वाह, कितनी सुंदर पतंगे हैं, मुझे भी चाहिए दीदी। एक पतंग कितने की है? वैसे तो एक पतंग 10 रुपए की है, पर तुम जैसे प्यारे छोटे भाई के लिए सिर्फ 5 रुपए की है। अभी आंचल चिंटू से बात कर ही रही थी कि तभी चिंटू की माँ सुरभि वहाँ आई और बोली, चिंटू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अनजान और राह चलते लोगों से बात नहीं करते। ए लड़की, चली जा यहाँ से, हमें तुझसे कुछ नहीं लेना। माँ, मुझे पतंग चाहिए। बेटा,
तुम ये कागज के पतंग लेकर क्या करोगे? देखो बाजार में कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। बता तुझे इनमें से क्या चाहिए? वो देखो उस दुकान में कितनी सुंदर बॉल है। चलो मैं तुम्हें बॉल खरीद कर देती हूँ। मेम साहब, एक दो पतंग ले लीजिए ना, मुझे अपनी माँ के लिए शॉल खरीदनी है। कह दिया ना नहीं चाहिए। अब तुम जाती हो कि नहीं, या फिर पुलिस को बुलाऊं? बेचारी आंचल उदास होते हुए आगे चली गई। आज का दिन भी आधे से ज्यादा बीत गया, लेकिन आंचल का एक भी पतंग नहीं बिका। आंचल सड़क किनारे उदास बैठी हुई थी। तभी उसने कुछ दूरी पर देखा, चिंटू नई बॉल से खेलता हुआ सड़क के बीचों बीच आ गया। तभी अचानक तेज रफ्तार से गाड़ी चिंटू की ओर आ रही थी। ये देख आंचल घबरा गई। अरे ये तो वही लड़का है जो कुछ देर पहले मुझसे बातें कर रहा था। मुझे उसे बचाना होगा। ये कहते हुए आंचल सभी पतंगों को सड़क किनारे रख चिंटू को बचाने भागी। और इससे पहले कि गाड़ी चिंटू का बाल भी माका कर पाती, उससे पहले आंचल ने उसे तो बचा लिया, लेकिन खुद जख्मी हो गई। आसपास मौजूद लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। चिंटू की मां सुरभि, जो एक मेकअप की दुकान से सामान ले रही थी, वो भी दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची। तभी लोगों के बताने पर सुरभि को जब सच्चाई का पता चला तो उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो रोते हुए आंचल से बोली, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरा बेटा ठीक है, पर तुम्हें तो चोट लगी है। बेटी चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं ठीक हूँ मेम साहब, चोट है, ठीक हो जाएगी। नहीं दीदी, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। माँ, दीदी को डॉक्टर अंकल के पास ले चलते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ। आह मेरी पतंगे, मुझे पतंगे बेचने जाना है। ये कहते हुए आंचल लंगड़ाते हुए सड़क किनारे रखी अपने रंग बिरंगे पतंगों की ओर जाने लगी। रुको मैं लेकर आती हूँ, तुम यहीं बैठो। चिंटू बेटा, तुम दीदी को छोड़कर कहीं मत जाना। इतना बोलकर चिंटू की माँ सुरभि ने सड़क किनारे रखी सारी पतंगों को उठा लिया और आंचल के पास जाकर बोली, बेटी तुम्हारी सारी पतंगे बिक जाएंगी, तुम चिंता मत करो, लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। क्या सच में मेम साहब, मेरी सारी पतंगे आज बिक जाएंगी? हाँ बिल्कुल, अब चलो हमारे साथ। चोट लगने के कारण आंचल के हाथ पैरों में दर्द बहुत हो रहा था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने आज एक बच्चे की जान बचाई। सुरभि ने एक प्राइवेट क्लिनिक में आंचल की मरहम पट्टी करवाई। शाम होने ही वाली थी। ये देख आंचल परेशान हो गई। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए, शाम होने वाली है। मेरी पतंगे कहाँ गई? मुझे जल्दी से उन्हें बेचना है। तुम्हारी सारी पतंगे बिक गई है? क्या मेरी सारी पतंगे बिक गई? पर किसने खरीदी मुझ गरीब की सारी पतंगे? मैंने तुम्हारी सारी पतंगे खरीदी है। मेरी बेटी चिंटू को तुम्हारी पतंगे बहुत पसंद थी ना, ये लो इसकी कीमत। ये कहते हुए सुरभि ने आंचल को 2000 रुपए दिए। ये देख आंचल बोली, अरे मेम साहब, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। मेरे पास सिर्फ 10 पतंगे थी, उसके हिसाब से तो 100 रुपए बनते हैं। हाँ मुझे पता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा इनाम है। इन पैसों से तुम अपनी माँ के लिए नया शॉल और अपने लिए एक सुंदर सा स्वेटर खरीदना, ठीक है? ये सुन आंचल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब उसका उसकी माँ के लिए नई शॉल लेने का सपना जो पूरा होने वाला था। वो खुशी खुशी नया शॉल खरीदकर घर की ओर दौड़ी और माँ सविता को सब कुछ बताया, जिसे सुन सविता की आंखों में आंसू आ गए और बड़े प्यार से अपनी बेटी आंचल को गले से लगा लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।